हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी में। तो हमने कल बात की थी किसकी, मानव हृदय की। तो उसमें कुछ पार्ट रह गया था हमारा। मानव हृदय की क्रिया विधि रह गई थी। फिर हमारा रह गया था लिम्फ सिस्टम यानी लसिका तंत्र रह गया था। तो आप लोग पढ़ाई भी किए होंगे अच्छे से। आप लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। थोड़ा गर्मी चल रही है, ध्यान दीजिए अपने पे, है ना। बाहर इधर उधर घूमने मत जाया करिए। बैठकर आराम से स्टडी करिए, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है हृदय की क्रिया विधि। मतलब मानव हृदय कैसे कार्य करता है, ठीक है। मानव हृदय के कार्य करने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सारी चीजें के बारे में हम देखेंगे। आज समझ में आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मानव हृदय की क्रिया विधि। हमारा ये आ गया प्यारा सा छुटकू सा हार्ट। कौन आ गया प्यारा सा छुटकू सा अपना, क्या आ गया ये प्यारा सा छुटकू सा ह्यूमन हार्ट। कौन है अपना ये अपना कौन है, ह्यूमन हार्ट है। कौन है ये अपना ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ये प्यारा सा है, बहुत प्यारा होता है, ठीक है। ये कंपार्टमेंट विजुअल हो रहे हैं। चलिए हृदय की क्रिया विधि के बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने बताया था डबल सर्कुलेशन हमने कंप्लीट कराया, मानव हृदय की संरचना बताई, मानव हृदय के बारे में बताया था। सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। आज हृदय की क्रिया विधि देखी जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हृदय की क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, सिस्टोल एंड डायासिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होगा, यानी कि प्रकुंचन और सॉरी अनुशिथिलन क्या होगा। इसकी दो प्रावस्थाएं हैं, प्रकुचन यानी कि सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और अनुशिथिलन यानी डायस्टोल। अगर हम इसको बात करेंगे, हम इसको अगर सिंपल भाषा में अपने भाषा में लिखें, जो हम टर्म यूज करते हैं बार बार, तो इसको हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और हम डायस्टोल को क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन। क्या लिखेंगे डायस्टोल को हम, रिलैक्सेशन। क्या लिखेंगे डायस्टोल को, रिलैक्सेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्रकुचन और डायस्टोल मतलब यानी कि रिलैक्सेशन। डायस्टोल या रिलैक्सेशन, इसमें रिलैक्सेशन मतलब हार्ट हमारा कितना रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, अनुशिथिलन की बात करेंगे। तो प्रकुचन में हृदय का आयतन कम होता है। क्या होता है प्रकुचन, यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारा हार्ट ऐसे है, ये रेजर, ये हमारा हार्ट है। अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रकुचन करेगा तो ऐसे सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो हमारा आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है हमारे हार्ट के अंदर, वॉल्यूम कम हो जाती है। क्या होती है, वॉल्यूम कम हो जाती है। तो प्रकुचन में हृदय का आयतन कम होता है, जिसके फलस्वरूप हृदय धमनियों में रुधिर पंप करता है। हृदय धमनियों में रुधिर क्या होता है, पंप करता है। अब जब सिकुड़ेगा हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, धमनियों में रुधिर भर जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन होगा तो अनुशिथिलन में हृदय का आयतन बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा हृदय में आता है। जब डायस्टोल होता है तो क्या होता है, हृदय का आयतन यानी कि हृदय का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसमें क्या आता है, अशुद्ध रक्त यानी कि किसके द्वारा, वेना कैवा के द्वारा क्या होता है, हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है वो वेना कैवा के द्वारा हमारे हार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। क्या होता है, जब दोनों आलिंद रुधिर से भर जाते हैं, जब दोनों आलिंद रुधिर से भर जाते हैं, ठीक है,
तो उनमें एक साथ संकुचन होता है। क्या होता है? एक साथ संकुचन होता है। इसी समय निलय में अनुशिथिलन होता है। यानी कि बात कर रहे हैं कि जब आलिंद दोनों रुधिर से भर जाते हैं, जो जब संकुचन होता है, कहने का मतलब ये है हम यहाँ पे इसका कि मान लो ये हृदय है, ठीक है, आप हृदय देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, क्या है यहाँ पे 4 डब्बे बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों आलिंद भर रहे हैं। क्या हो रहा है? दोनों आलिंद भर रहे हैं। किसमें? प्रकुचन के दौरान, सकुचन के दौरान, यानी सिस्टोल के दौरान क्या हो रहा है? दोनों आलिंदों में ब्लड भरा जा रहा है, यानी कि रुधिर का भराव हो रहा है, ठीक है। रुधिर का भराव किस समय हो रहा है? दोनों आलिंदों में। जब प्रकुचन होता है तो दोनों आलिंदों में क्या होता है? रुधिर का भराव। और उसी समय निलय में, दोनों निलय में क्या होता है? डायस्टोल, रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। और बात करें रिलैक्सेशन के दौरान ही 70% ब्लड हमारा उसमें निलय में भर जाता है। क्या होता है? निलय में भर जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? जब आलिंद सकुचन कर रहे होंगे, यानी कि सिस्टोल कर रहे होंगे, तो जो निलय होते हैं उनमें क्या होता है? डायस्टोल होता है। कि मतलब एक समय पे हार्ट काम भी कर रहा है और आराम भी कर रहा है, दोनों चीजें होती हैं। कि जब हार्ट सिस्टोल करेगा, ठीक है, तो एट्रियम जो होते हैं वो सिस्टोल करेंगे, तो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? हमारे रिलैक्स होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। ये 8 सेकेंड की साइकिल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और कितने सेकेंड की होती है? 0.8 सेकेंड, ठीक है। कितने सेकेंड की होती है? 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। कार्डियक साइकिल 0.8 नहीं, 8 सेकेंड, हाँ 8 सेकेंड की होती है, ठीक है। सॉरी, माय मिस्टेक, 8 सेकेंड की होती है। समझ में आ गया? तो ये कार्डियक साइकिल है, ठीक है। नहीं, 0.8 ही सेकेंड की होगी। क्यों? क्योंकि 72 बार हार्ट पंप करता है ना, हाँ, तो 0.8 सेकेंड की ही कार्डियक साइकिल होगी। समझ में आ गया? ये यहाँ पे आपको कार्डियक साइकिल जानने की आवश्यकता नहीं है, ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे कोर्स से। तो बात करें अब हम इसकी आगे बात करते हैं। समझ में आ गया कि जब हमारा आलिंद जब क्या नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, प्रकुचन या सकुचन कर रहा होगा, तो जो हमारे निलय हैं वो क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स कर रहे होंगे, ठीक है। और रिलैक्सेशन के दौरान ही 70% ब्लड हमारे निलय में भर जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। जिसके कारण आलिंद का रुधिर अपनी ओर के निलय के कपाट खोलकर चला जाता। अभी हमने बताया ना कि रिलैक्सेशन के दौरान ही 70% ब्लड हमारे निलय में, यानी वेंट्रिकल्स में फिलअप हो जाते हैं। कितने? 70% हमारे वेंट्रिकल्स में फिलअप हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसके तुरंत बाद दोनों निलय एक साथ क्या होता है? इसके तुरंत बाद दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, यानी कि क्या करेंगे? दोनों निलय कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब निलय यानी कि वेंट्रिकल्स हमारे क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें दाहिने निलय का अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में, और बाएं निलय का शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। क्या होता है? जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल्स में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी अशुद्ध रुधिर है, वो कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी? हमारे फेफड़ों तक। क्या करने ले जाएगी? उसका फिल्ट्रेशन, यानी कि उसकी शुद्धिकरण करने के लिए, ठीक है। और जो बायां निलय है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, उससे रुधिर, जो शुद्ध रुधिर होगा वो महाधमनी यानी अरोटा क्या करेगी? विभिन्न अरोटा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो बात यह कि जिस समय निलय में संकुचन होता है, यानी कि जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोल होता है, तो आलिंद में शिथिलन होता है। यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे होंगे, तो हमारा जो
एट्रियम है वो क्या कर रहा होगा, डायस्टोल कर रहा होगा, रिलैक्सेशन कर रहा होगा, ठीक है, जिससे ये पुनः रुधिर भर जाता है। क्या होता है, जिससे ये पुनः रुधिर भर जाते हैं। यही क्रम लगातार चलता रहता है। क्या होता है, यही क्रम लगातार चलता रहता है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। आज गर्म लग रही है थोड़ा कुछ ज्यादा ही, समझ में आ रहा है ना कि आपको क्या करें, कैसे समझाएं। हम आपको और समझाते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। मानव हृदय की क्रियाविधि समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, हम क्या बनाएंगे, 4 डब्बों वाला क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे अपना 4 डब्बों वाला ह्यूमन हार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ह्यूमन हार्ट बनाएंगे, यानी मानव हृदय है, ठीक है, मानव हृदय है। तो ये हमारा कौन सा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारा हार्ट है। क्या है, हार्ट है। तो क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे सिस्टोल, प्रकुचन, डायस्टोल, अशिथिलन, अशिथिलन यानी कि रिलैक्स सेशन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ। अब बात करेंगे, अब बात करेंगे तो इसकी, अब हमारी रेड की खाम खत्म होगी। अब क्या होगा, जब दोनों क्या, दोनों एट्रिया, यानी कि एट्रिया, एट्रिया भी यहाँ पे बताना पड़ेगा, आलिंद, वेंट्रिकल, नीलय, समझ में आ गया। जो ये लिखा है ये आलिंद है, जो बी लिखा है वो वेंट्रिकल है, ठीक है, जिसको हम निलय बोलते हैं। समझ में आ गया। क्या होगा, जब दोनों एट्रियम हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी कि प्रकुचन कर रहे होंगे, सिस्टोल हो रहा होगा, सिस्टोलिक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। क्या होगा, सिस्टोल परफॉर्म हो रहा होगा, यानी कि प्रकुचन हो रहा है दोनों में। तो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होगा। क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। जब ये क्या कर रहा होगा, सिस्टोल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, सिस्टोल कर रहा होगा। अब जब सिस्टोल कर रहा होगा तो इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। आज जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो इसमें क्या होता है, 70% ब्लड क्या होता है, फिलअप हो जाता है अपने आप। 70% ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, भर जाते हैं। 70% ब्लड हमारा वेंट्रिकल में भर जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि जब वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब हमारे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों वेंट्रिकल्स हैं, जब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एट्रियम में क्या होगा, रिलैक्सेशन हो रहा होगा, रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल। ये क्या हो रहा है, सिस्टोल, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम इसको सिस्टोल बोलेंगे। अब सिस्टोल बोलेंगे तो इसमें क्या होता है, जब हमारा एट्रियम रिलैक्स कर रहा है, यानी कि डायस्टोल पे कंडीशन पे है, और हमारा वेंट्रिकल क्या है, सिस्टोल कर रहा है, तो इस दौरान क्या होगा, जो शरीर का ब्लड है, शुद्ध रुधिर है, वो कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम में, और लंग से जो शुद्ध रुधिर है वो कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब ये क्या हो रहा होगा, अब फिर जब यही साइकिल रिपीट होगी, मतलब
वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो एट्रियम सिस्टोल कर रहे हैं, एट्रिया सिस्टोल कर रही है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। समझ में आ गया? यही मानव हृदय की क्रियाविधि, ये साइकिल बार बार चलती रहती है। क्या होती है? ये साइकिल हमारी बार बार चलती रहती है और हमारा हार्ट का फंक्शन कार्य करता रहता है। समझ में आ गया? ठीक है। और फिर बात करेंगे ना, तो फिर जब ये होगा तो फिर हम जब एट्रिया हमारी कांटेक्ट करेगी तो ब्लड फिलअप अपने आप होने लगेंगे, ब्लड अपने आप फिलअप होने लगेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहे हैं तो एट्रिया रिलैक्स कर रही है तो ब्लड अपने आप फिलअप होने लगता है। कितना ब्लड फिलअप हो जाता है? 70%। कितना? 70% ब्लड हमारा रिलैक्सेशन के दौरान भर जाता है। ठीक है, कितना? 70%। ठीक है, समझ में आ गया? अब थोड़ी हमको गर्मी लग रही है तो थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, ये लसिका कहाँ से आ गया? एक मिनट। ठीक है, हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन। अब किसकी बात करेंगे? हम हार्ट बीट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हार्ट बीट की बात करेंगे। ठीक है, इसकी बात करेंगे, हार्ट बीट की बात करेंगे, धड़कन की बात होगी। तो धड़कन कैसे जनरेट होता है? हमारे पास 3 नोड होते हैं, एस ए नोड, ए बी नोड और एस ए नोड, ए बी नोड, हिस बंडल, परकिंजे फाइबर। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? इम्पल्स जनरेशन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? इम्पल्स जनरेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, हृदय 1 मिनट में 65 से 75 बार रुधिर को पंप करता है। कितना? 65 से 75 बार रुधिर को पंप करता है। इस प्रकार मनुष्य के औसत जीवन काल में रुधिर 25 गुणे 10 की पावर 9 बार शरीर में चक्कर लगाता है। क्या होता है? 10 की पावर 9 बार शरीर में चक्कर लगाता है। ठीक है, चक्कर लगाता है। तो बात करेंगे, हृदय एक बार के सिकुड़ने में रुधिर का एक चक्कर पूर्ण होता है और हृदय के सिकुड़ने को प्रकुचन यानी प्रकुचन यानी कि सिस्टोल तथा फैलने की क्रिया को अनुशिथिलन यानी डायस्टोल कहते हैं। हृदय का प्रकुचन तथा एक अनुशिथिलन मिलकर एक धड़कन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। सिंगल हार्ट। एक कार्डियक साइकिल बराबर सिंगल हार्ट बीट। ठीक है, इसमें लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्या होता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। हमारी कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, और हृदय 1 मिनट में लगभग 75 यानी 70 से 80 बार धड़कता हुआ हृदय स्पंदन दर रेट ऑफ हार्ट बीट कहलाती है। क्या होता है? 70 से 75 बार हमारा हृदय धड़कता है, उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ हार्ट बीट बोलते हैं। हृदय स्पंदन दर कहलाती है। व्यायाम करने या अधिक परिश्रम करने पर हृदय की धड़कन हमारी बढ़ जाती। क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करेंगे किसकी? नोडल टिश्यू की बात कर लें। नोडल टिश्यू हमारे क्या है? इंपल्स जनरेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन सा है? साइनस नोड, एस ए नोड। इसको क्या बोलते हैं? एस ए नोड। क्या बोलते हैं इसको?
एसए नोड। सबसे पहले क्या मतलब एट्रिया को कांटेक्ट कराने के लिए कौन इम्पल्स जनरेट करता है, प्रश्न पूछा जाता है। एट्रिया को कांटेक्ट कराने के लिए सबसे पहले इम्पल्स जनरेशन का कार्य कौन करता है, तो इम्पल्स जनरेशन का कार्य कौन करता है, एसए नोड करता है। ठीक है, एसए नोड हमारे राइट एट्रियम में होता है, और राइट एट्रियम में होता है, ये देखो ये क्या कर रहा है, इम्पल्स जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इम्पल्स जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्पीड फ्रॉम अ साइनस नोड थ्रू आउट लेफ्ट द राइट एरिया। ठीक है, क्या कर रहा है, इम्पल्स जनरेट कर रहा है। समझ में आ गया, राइट एरिया से इम्पल्स जनरेट कर। अब हमारा जो है सेप्टम में एक वाल्व नोड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ए बी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में ए बी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स पर प्रेशर डालेगा। वेंट्रिकल्स पर प्रेशर डालेगा मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, हिस बंडल। ये क्या है, हमारा हिस बंडल है। हिस बंडल है, प्रोकंजे फाइबर है, यहाँ ट्रांसफर कर देता है। ये ट्रांसफर, ये हमारी क्या है, प्रोकंजे फाइबर है। येलो वाली क्या है, प्रोकंजे फाइबर है। ये क्या होता है, ट्रांसफर हो जाती है। क्या ट्रांसफर हो रही, इम्पल्स। क्या ट्रांसफर हो रही, इम्पल्स। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं इम्पल्स को, सीधी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये हमारा क्या है, एसए नोड। क्या है, एसए नोड। और ये क्या है हमारा, ए बी नोड। ये क्या है हमारा, ए बी नोड। ए बी नोड क्या कर रहा है, एसए नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है। कहाँ जनरेट किया, एट्रिया में। कहाँ जनरेट किया, एट्रिया में। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वेंट्रिकल्स फिलअप हो रहे हैं। वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो अब क्या होगा, एट्रिया में रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल होगा। अब कौन इम्पल्स जनरेट करेगा भाई, अब इसके बाद इम्पल्स जनरेट करने का काम किसका है, ये भी नोड का, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब ये जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा तो ये इम्पल्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस में ट्रांसफर हो जाएगी। ये कहाँ ट्रांसफर, प्रकुंजे फाइबर। ये क्या है, हमारी प्रकुंजे फाइबर है। और ये कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करे, इम्पल्स जनरेट करेंगे हमारा वेंट्रिकल्स पे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई पॉइंट रह गया हो, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ये पॉइंट आपका। यहाँ पे भी इम्पल्स जनरेशन का हमने समझाने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा फिगर लाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आपको समझा देंगे। हमारी क्या है, ये एसए नोड। क्या देख रहे हैं, ये एसए नोड। क्या है, ये एसए नोड है। सबसे पहले इम्पल्स कौन जनरेट करेगी, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एसए नोड। फिर एसए नोड के बाद हमारा कौन आएगा, ए बी नोड। ए बी नोड क्या करेगी, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या होगा, ए बी नोड इम्पल्स जनरेट करेगी। उसके बाद क्या होगा, ये क्या हमारा बंडल ऑफ हिस है। ये क्या है, बंडल ऑफ हिस। और ये सब क्या है, हमारी पुरकुंजे फाइबर है। क्या है, पुरकुंजे फाइबर है, राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, बंडल ऑफ हिस। कंडक्शन पाथवे, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी इम्पल्स कंडक्शन पाथवे है। लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये सब क्या है, हमारी इम्पल्स पाथवे है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा। तो एक पॉइंट नोट करा देते हैं आपको। सबसे पहले एसए नोड, दूसरा ए बी नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिस, क्या है, प्रोकंजे फाइबर्स हैं। ये क्या है, हमारे इम्पल्स जनरेशन के पाथवे है। ठीक है, अब बात करेंगे हम ईसीजी की। किसकी बात करेंगे, ईसीजी की बात करेंगे। ईसीजी क्या होता है बच्चों, ईसीजी क्या होता है, हमारे हृदय के जो इम्पल्स होती हैं, जो हार्ट बीट होती है, उसको मतलब मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, और एक मशीन होती है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं।
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जिसका मतलब शॉर्टकट नेम क्या है, ईसीजी है। इससे क्या होता है, ईसीजी कराने से क्या पता चलता है, हमारे हार्ट की मतलब एक्टिविटी पता चलती है, इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, इम्पल्स जनरेट का मतलब है कि एट्रिया वेंट्रिकल, जो एट्रियम है वेंट्रिकल्स है, वो सिस्टोल डायस्टोल प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी का टाइम ज़्यादा हो रहा है, किसी की मूवमेंट स्लो हो रही है, ये सारी चीज़ें ईसीजी से ही पता चलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ईसीजी। अब ईसीजी की बात कर लेते हैं, तो ईसीजी का मतलब क्या कार्य है। तो ईसीजी जो है हमारा, किसी व्यक्ति के हृदय को, किसी व्यक्ति के हृदय रोग होने या उसकी संख्या होने पर प्रायः सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। ठीक है, ईसीजी करवाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा हम हृदय की कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा, हृदय की कार्यविधि, हृदय की एक्टिविटी का हम अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा, ईसीजी के द्वारा। ठीक है, हृदय के निकट के हिस्से में शरीर पर विशिष्ट स्थानों पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, यानी चेस्ट लीड होती है, चेस्ट लीड होती है, उसके द्वारा हम अपने हृदय की मतलब गतिविधियों की जाँच करते हैं। ठीक है, क्या होता है, गतिविधियों की हम जांच करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। हृदय संकुचन के समय जो विद्युत विभव एसए नोड से उत्पन्न, पता नहीं, एसए नोड से उत्पन्न होकर हृदय के विशिष्ट संवाही पेशियों तंतुओं से प्रवाहित होकर हृदय की पेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। एसए नोड इम्पल्स जनरेट किया तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करी, तो एट्रिया में इनलार्जमेंट है या मतलब डाउन हो रही है, क्या हो रहा है, फिर वेंट्रिकल्स की इनलार्जमेंट, पी वेव, टी वेव, एसटी सेगमेंट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, अगर इस अध्ययन के द्वारा उसे मापा जाता है, अगर हृदय में कोई दोष होता है तो ईसीजी के ग्राफ से पता लग सकता है। ठीक है, क्या होता है, ईसीजी के द्वारा पता लग सकता है। ये हमारा यहाँ पे देखो क्लियर, ये क्या है, हमारा एट्रिया है, एट्रियम है। ये क्या है, हमारा वेंट्रिकल है। ये क्या है, ये जो है, ये क्या है, प्रुकिंजे फाइबर हैं। और ये क्या है हमारी, ये क्या है, बंडल ऑफिस है। ये क्या है, ये भी नोड है। और ये क्या है, अपनी एसे नोड है। समझ में आ गया। और देखो एट्रिया कहाँ से है, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारी पी वेब, कौन सी, पी वेब। ठीक है, पी वेब, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पी वेब में क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा। क्या होगा, पी वेब में इनलार्जमेंट होगा। ठीक है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टी वेब, ठीक है, इंटरवल है, एस टी सेगमेंट, क्यूटी इंटरवल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ जाने के लिए हमने स्ट्रक्चर इसलिए लाए थे कि आप देख सकें ईसीजी हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको यहाँ ईसीजी की फुल डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम ईसीजी की बातों को ख़त्म करके। ये हमारा फुल क्या है, जो चेस्ट लीड लगी होती है, ईसीजी लीड प्लेसमेंट है हमारी, क्या ईसीजी लीड प्लेसमेंट है, ट्रेवल शाउटिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ईसीजी का चेस्ट लीड लगी हुई है, क्या लगी हुई है, चेस्ट लीड लगी हुई है। और ये क्या हमारे ग्राफ हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ग्राफ हैं। ठीक है, क्या है हमारे, ये ग्राफ हैं। समझ में आ गया। और ये भी हम यहाँ पे ग्राफ ही लेके आए थे, ये स्ट्रक्चर भी हमने समझा दिया, ये भी स्ट्रक्चर हमने समझा दिया बहुत क्लियर से। ठीक है, बार बार समझाने से तो कोई मतलब है नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, रक्त दबाव की बात करेंगे। तो रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध, रक्त वाहिकाओं के दीवारों के विरुद्ध जो दबाव लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यह दबाव शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज में बहुत अधिक होता है।
ठीक है। आर्टरीज में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रक्तदाब का निलय प्रकुचन के दौरान, प्रकुचन रक्तदाब यानी सिस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तथा निलय अनुशीतलन के दौरान अनुशीतलन रक्तदाब डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब सिस्टोल होगा, ठीक है, तो प्रकुचन यानी रक्तदाब, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी, और जब अनुशीतलन होगा वेंट्रिकल्स में, क्या लिखा हुआ है, वेंट्रिकल्स लिखा हुआ है, हाँ वेंट्रिकल्स में लिखा हुआ, वेंट्रिकल है ये, तो वेंट्रिकल का मतलब क्या है, अनुशीतलन, अनुशीतलन होगा तो क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mmHg होता है। इसकी बात करेंगे तो डायस्टोल की बात करेंगे तो 80 mmHg होता है, जबकि सिस्टोल की बात करेंगे तो 120 mmHg होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आपने बीपी चेक करते हुए डॉक्टर को देखा ही होगा, ये वही स्ट्रक्चर हमारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम रक्तदाब किससे मापते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर से, स्फैग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। स्फैग्मोमैनोमीटर से क्या होता है, हम रक्तदाब नापते हैं, यानी बीपी चेक करते हैं। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च रक्तदाब को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। और इसके कारण धमनियों का सिकुड़ना है, और इसमें रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे आंख, मस्तिष्क आदि अंगों की धमनी फट सकती है, या इससे अतिरिक्त रक्तस्रावण भी हो सकता है। जब हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन होता है तो हमारे आर्गन को भी डिफेक्ट करता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट करिए, हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, समझे। किसकी बात करेंगे, लिम्फ यानी लेसिका की बात कर लेते हैं, लिम्फ वेसल्स की बात कर लेते हैं। तो रुधिर वाहिनियों में क्या, रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। क्या होता है, रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, इंटरस्टिशियल सब्सटेंस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। रुधिर प्लाज्मा और स्वैर रुधिर कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं की भित्तियों से छनकर ऊतक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंचते हैं। इसे छने हुए द्रव्य को लिम्फ या लसिका या ऊतक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, और लिम्फ या लसिका कहते हैं, ठीक है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। क्या होता है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, परंतु श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी लसिका में पाई जाती है। तो हम यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे लिम्फ में क्या नहीं होता है, आरबीसी, क्या होता है, आरबीसी नहीं होती है। क्या होती है, आरबीसी नहीं होती है, और जबकि डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा रुधिर की अपेक्षा में कम होती है, ठीक है। CO2 या उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सामान्यतः अधिक होती है। क्या होता है, CO2 या उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सामान्यतः अधिक होती है, ठीक है।
लसिका में लाल रक्त कणिकाएं न होने के कारण, क्या लसिका में आरबीसी ना होने के कारण इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी होगी नहीं तो हीमोग्लोबिन पाया कैसे जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। समझ में आ गया। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है, यानी लिम्फ ऊतक से हृदय की ओर बहते हैं। क्या होता है, लिम्फ हृदय से लिम्फ टिश्यू से हार्ट की ओर बहते हैं, यानी कि ऊतक से हृदय की ओर बहते हैं। ठीक है। लसिका जो है लिम्फ में रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाले सभी लवण कैल्शियम फास्फोरस आयनों के रूप में, ठीक है, सभी लवण कैल्शियम फास्फोरस आयनों के रूप में शर्करा, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन तथा ऑक्सीजन आदि गैसों में भी होती है। ठीक है। हमारे शरीर में कई जगहों पर लसिका ग्रंथियां लिम्फ टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि गर्दन हो गया, बागल हो गई, जांघ आदि में क्या होता है, लसिका ग्रंथियां लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है। और लसिका के कार्य की बात करें, फंक्शन ऑफ लिम्फ, किसकी बात करेंगे, फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करेंगे। ये पूरे पॉइंट क्लियर हैं। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हमारे रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में पाए जाने वाला एक स्वच्छ तरल पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। ठीक है। सिंपल परिभाषा ये है। रुधिर प्लाज्मा और स्वयं रुधिर कणिकाएं कोशिकाओं की भित्तियों से छनकर कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंचते हैं। इस छने हुए द्रव्य को लसिका या ऊतक द्रव्य कहते हैं। ठीक है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि स्वयं रुधिर कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कमी होती है, किसकी अपेक्षा, रुधिर की अपेक्षा, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सामान्यतया अधिक होती है। ठीक है। CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। और लसिका की बात करें, लसिका की बात करें तो यह ऊतक से हृदय की ओर बहती, एक ही दिशा में बहती है। लसिका में रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने सभी लवण, जैसे प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस सभी आयनों के रूप में पाए जाते हैं, वो भी प्रेजेंट होता है। शर्करा यानी कि अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन, ऑक्सीजन आदि गैसें भी होती हैं। हमारे शरीर में कई जगहों पर लसिका ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि गर्दन हो गया, बगल हो गई, जांघ हो गई, इन सब में क्या होती है, लसिका ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। अब बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात कर लेते हैं। तो लसिका के कोशिकाओं के निम्न कार्य हैं। कोशिकाओं में पोषक तत्व, गैस, हार्मोन्स, एंजाइम आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करता है। लिम्फ एक प्रकार का हमारा वाहक है। ठीक है। और ट्रांसपोर्टर है, किस चीज़ का, पोषक तत्वों का, गैसों का, हार्मोन्स तथा एंजाइम का। ठीक है। समझ में आ गया। ये क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। किस चीज़ का, पोषक तत्वों का, गैसों का, हार्मोन्स और एंजाइम आदि का भी ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे तो दूसरा फंक्शन क्या है, कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ को लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। क्या होता है, यानी कि ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड, कोशिका से जो हम होते हैं, उस सारी चीज़ें उत्सर्जी पदार्थों को हमारे ब्लड तक पहुंचाता है। ठीक है। छोटी आंत से वसा का अवशोषण, छोटी आंत से वसा का अवशोषण लसिका कोशिकाओं में ही होता है, लिम्फेटिक टिश्यू में ही होता है। यानी कि क्या होता है, लसिका जो लिम्फेटिक सेल्स हैं वो क्या होती हैं, हमारी छोटी आंत से फैट का अवशोषण करती हैं। समझ में आ गया। लसिका कोशिकाओं के लिम्फ सेल्स क्या होती हैं, लसिका कोशिकाओं के चारों तरफ एक जालीय वातावरण बनाकर कोशिका के बाहर एवं भीतरी रसाकर्षण संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है। लसिका वाहिनियों में स्थित लसिका ग्रंथियों में भी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं तथा और शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। यानी कि शरीर मतलब जीवाणुओं, बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर का भी कार्य करते हैं। ये कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता होती है। कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करती है। ठीक है।
ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। चलो कोई नहीं। हाँ ठीक है। अब बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लसिका एक विशेष प्रकार की वाहिनियों में बहता है, जिसे क्या कहते हैं हम? लसिका तंत्र वाहिनी। ये वाहिनियां लसिका तंत्र के निर्माण में सहायक होती हैं। लसिका तंत्र लसिका कोशिकाओं, लसिका वाहिनियों, लसिका गांठों तथा अन्य लसिका अंगों का बना होता है। ठीक है। लसिका कोशिकाएं जुड़कर बड़ी लसिका वाहिनियां लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं ये? और ये क्या होती है? अति कोमल व महीन भित्ति की बनी होती हैं। लसिका वाहिनियों से लसिका रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है। क्या होता है? कोशिकाओं में पहुंचता। आंत बिलाई यानी आंत्र बिलाई, बिलाई में इनकी अंतिम शाखाएं अक्षीर वाहिनियां। क्या है? अक्षीर वाहिनियां। लसिका की क्या होती है? एक विशेष प्रकार की वाहिनियों में बहता है। ये वाहिनियां लसिका तंत्र के निर्माण में सहायक होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है। और ये क्या? लसिका तंत्र, लसिका कोश, लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सेल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स तथा अन्य लसिका अंगों का बना होता है। समझ में आ गया? लसिका कोशिकाएं जुड़कर बड़ी लसिका वाहिनियां लिम्फ वेसल बनाती हैं। अति कोमल व महीन भित्ति की बनी होती हैं। लसिका वाहिनियों से लसिका रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है। आंत्र बिलाई में इनकी अंतिम शाखाएं अक्षीर वाहिनियों, अक्षीर वाहिनियों यानी लैक्टियल्स कहलाती हैं। लसिका दूध के रंग का होता है, इसे काइल कहते हैं। क्या होता है? लसिका हमारा लिम्फेटिक जो होता है, लिम्फेटिक लसिका किसके कलर में होता है? दूध के कलर में होता है। ठीक है। लसिका वाहिनियों के जुड़ने के स्थान पर छोटी छोटी गांठें होते हैं, जिन्हें लसिका ग्रंथियां, लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्रंथियों के लिम्फोसाइड नामक स्वयं रुधिराणु बनाते हैं। टॉन्सिल्स, थाइमस आंत्र के लिम्फ नोड तथा प्लीहा आदि लसिका तंत्र के अंग हैं। समझ में आ गया? ये हमारा क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर दिया हुआ है बुक का, लसिका तंत्र का। ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है। चलो एक दो मार्क कर देते हैं हम भी। ये हमारी कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। ये क्या है? हमारी थाइमस ग्लैंड। ठीक है। श्रोणी गांठ, लसिका वाहिनियां, वक्षण गांठ, लसिका वाहिनियां, कक्षस्थ ग्रंथि। ठीक है। ये सब क्या है? हमारी लसिका तंत्र में आती हैं। ठीक है। ये रुधिर एवं ऊतक कोशिकाओं से ऊतक द्रव्य के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान। ठीक है। देख लो। हृदय, हृदय से क्या है? हृदय से धमनी में आया, धमनी से धमनी कोशिकाएं, केशिकाएं, धमनी केशिकाएं से हमारा क्या? शरीर में, शरीर में क्या आया? ठीक है। अब हमारी ये क्या है? ऊतक द्रव्य, ऊतक द्रव्य है। और ये क्या? हमारी ऊतक कोशिका है। अब क्या हुआ? पोषक पदार्थ यहाँ आ गए और उत्सर्जी पोषक पदार्थ यहाँ आ गए। ठीक है। अब क्या होगा? उत्सर्जी पदार्थ यहाँ जाएंगे। क्या? उत्सर्जी पदार्थ। और यहाँ से भी उत्सर्जी पदार्थ निकलेंगे। ये दोनों पदार्थ कहाँ जाएंगे? लसिका, लसिका से लसिका केशिकाएं, लसिका द्रव, लसिका द्रव से शिरा, शिरा में कहाँ आ जाएंगी? फिर हार्ट में। ठीक है। रुधिर एवं लसिका में अंतर कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे मानव में उत्सर्जन। ठीक है। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। समझ में आ गया? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की कल बात करेंगे। रुधिर और लसिका में क्या देखेंगे? हम अंतर देखेंगे। रुधिर क्या होता है? हमारा लाल रंग का होता है। लसिका श्वेत रंग की होती हैं।
रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ लाल रुधिर कणिका भी होती है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, जबकि श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है, जबकि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। इनमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है और लिम्फोसाइट की संख्या भी सबसे अधिक होती है। ठीक है, और इसमें बात करेंगे ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जबकि लिम्फ में बात करेंगे तो लिम्फ में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। ठीक है, और रुधिर की बात करेंगे तो रुधिर पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है, जबकि लसिका में क्या है, उत्सर्जी पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और रुधिर की बात करेंगे तो विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक, अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन कम मात्रा में होते हैं, यानी कि घुलनशील प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होते हैं और घुलनशील प्लाज्मा प्रोटीन कम होते हैं। जबकि बात करेंगे लसिका में तो विलेय प्लाज्मा यानी घुलनशील प्रोटीन प्लाज्मा कम और अविलेय मतलब अघुलनशील प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, प्रोटीन्स की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, हमको ये उम्मीद है। बच्चों, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में आप पिन कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं हम, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको पढ़ाने के लिए ही हमने ये जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं, मतलब आपको गुस्सा करने के लिए नहीं हमने ये जर्नी स्टार्ट किया। आपको कोई भी चीज़ें ना समझ में आए, बेझिझक कमेंट करिए। ठीक है, हम आपको रिप्लाई देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये जो हमारा है ये ख़त्म हो गया, और कल जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हमारा कल जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, यानी कि मानव में उत्सर्जन। ठीक है, और उसको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा इसमें टॉपिक रह गया पौधों में श्वसन, पौधों में परिवहन। ठीक है, पौधों में एक्सक्रीशन यानी कि पौधों में उत्सर्जन। 3-4 टॉपिक और रह गए हैं, उसको भी कंप्लीट करा देंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से अब चैप्टर आपके कंप्लीट कराने पड़ेंगे, आपका रिवीजन भी करवाना है उधर। तो चलिए, कोई नहीं, हम लेक्चर को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। फिलहाल कुछ 2-4 लाइनें हो जाएं, फिर हम लेक्चर समाप्ति की ओर ले जाएंगे। ठीक है, 2-4 लाइनें हो जाएं आप लोगों से, फिर हम लेक्चर की समाप्ति करेंगे। और खुद को बदल कर देखो, कि खुद को बदल कर देखो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। कि बच्चों, खुद को बदल कर देखो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। सोच में उम्मीद भर लो, अंधेरे भी रोशन हो जाएंगे। कि सोच में अपनी उम्मीद भर लो, अंधेरे भी रोशन हो जाएंगे। हर ठोकर से सीख लो कुछ, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। कि हर ठोकर से कुछ ना कुछ सीख लो और रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। भरोसा अपनी मेहनत पर रखो, कि भरोसा अपनी मेहनत पर रखो, सपने सारे संवर जाएंगे। कि सपने सारे संवर जाएंगे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, आपके सारे सपने एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए, और फिर आपको हम मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।